हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। ठीक है, लर्निंग एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, लर्निंग का मतलब क्या है, लर्निंग को लेके क्या क्या स्कूल ऑफ थॉट्स ने जो है क्या क्या बोला है, ठीक है, वो हम सारा पढ़ेंगे कि लर्निंग कैसे एक बिहेवियर को चेंज करती है। एंड आफ्टर दैट विल कवर द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, एज पर द स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट थ्योरीज हैं लर्निंग को लेकर, फिर हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज लर्निंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लर्निंग। अब जहाँ पर हम बात करते हैं लर्निंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, समथिंग विच यू लर्न। ठीक है, अब लर्न जो किया है वो बेसिकली आपके किस में दिखेगा, बिहेवियर में दिखेगा। सो लर्निंग इज समथिंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन समवन्स बिहेवियर। क्या बोलेंगे हम इसे, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग। ये मैंने इस पे लिखा नहीं था स्लाइड पे क्योंकि ये मेजर डेफिनेशन है इसकी। आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस बाय माई सेल्फ। सो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग। ठीक है, अब वाई वी आर यूजिंग रिलेटिव एंड परमानेंट, दोनों चीज़ें हमने साथ में यूज़ करी है। ठीक है, परमानेंट चेंज का मतलब क्या है, वंस यू लर्न समथिंग। ठीक है, वंस यू लर्न समथिंग इट इज़ परमानेंट। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ याद करी है, ठीक है, लर्निंग अगर हुई है, लर्निंग की प्रोसेस अगर हुई है तो इट इज़ परमानेंट, बट इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट। वाई रिलेटिवली परमानेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो हम अपने स्कीमास को चेंज नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा चेंज करेंगे। ठीक है, सपोज़ मैं जब बच्ची थी मेरे को सिर्फ एक 4 पैर वाले जानवर के बारे में या एनिमल के बारे में मैं जानती थी जिसको हम डॉग बोलते हैं। ठीक है, मेरे को सिर्फ डॉग के बारे में पता था। लेकिन अगर मेरे सामने कोई कैट आई, ठीक है, उस टाइम तक मैं यही सोच रही थी कि सिर्फ डॉग ही है जिसके 4 पैर है एंड ऑल। लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरे पास एक कैट आई। ठीक है, कैट जब मेरे पास आई, डॉग वाला लर्निंग वॉज परमानेंट टिल देन। कैट की इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास आई तो क्या हुआ कि नई इन्फॉर्मेशन का एड ऑन हुआ। सो जो मेरी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज थी उसमें चेंज हुआ। ठीक है, अब ये क्या है, इसी को हम रिलेटिवली परमानेंट बोलते हैं। रिलेटिव क्यों, क्योंकि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, सो ऑल्ट्रेशन होगी। ऑल्ट्रेशन कैन बी पॉजिटिव, ऑल्ट्रेशन कैन बी नेगेटिव। जैसे अभी मेरे को ये लगता था कि 4 पैर वाला सिर्फ एक ही जानवर है, दैट इज डॉग। लेकिन आफ्टर दैट आई विल सी कि 4 पैर वाला एक और जानवर है जिसको हम कैट बोलते हैं। एंड देयर आर चांसेस कि बाद में मेरा जो लर्निंग है वो और ज़्यादा चेंज हो। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या थी, ये रिलेटिवली परमानेंट का एक एग्जाम्पल था कि रिलेटिव परमानेंट का मतलब है कि जब कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी तो आप अपनी लर्निंग को चेंज करेंगे। इट इज़ परमानेंट, इट इज़ परमानेंट बट रिलेटिव परमानेंट। अगर सपोज एक लर्निंग अगर प्रॉपर परमानेंट ही होती तो हमने जो चीज़ एक बार सीख ली हम उसे चेंज भी नहीं करते। ठीक है, हम उसे थोड़ा सा भी चेंज नहीं करते। जैसे सपोज एक थ्योरी पढ़ी थी कि अर्थ इज़ फ्लैट। ठीक है, एक थ्योरी पहले आई थी कि अर्थ इज़ फ्लैट। सो ये क्या था, ये एक लर्निंग हो गई कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि और थ्योरी आई और थ्योरीज के थ्रू ये पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं है, इट इज़ स्फेरॉइड। ठीक है, इट इज़ जियोइड। सो ये बेसिकली क्या है कि पहले जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी इट वॉज परमानेंट, कि मैंने यही चीज़ याद की थी कि अर्थ वॉज फ्लैट, बट उसके बाद क्या हुआ, नई इन्फॉर्मेशन आई कि अर्थ क्या है, वो स्फेरॉइड है। एंड जस्ट बिकॉज इट वॉज मोर, मतलब इट वॉज मोर वट वी कॉल, इट वॉज मोर रिलायबल। ठीक है, ये जो नई इन्फॉर्मेशन आई थी वो ज़्यादा रिलायबल थी, तो मेरा जो बिहेवियर चेंज हुआ वो एक पॉजिटिव वे में हुआ उस चीज़ को देख के। ठीक है, सिमिलरली इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। ठीक है, लर्निंग दोनों तरीके से आपकी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सो बेसिकली लर्निंग क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। बाय रिलेटिव आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू। ठीक है, अब एक बार हम ये पढ़ लेते हैं। लर्निंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस दैट शेप्स ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। अब अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बिहेवियर की, सो वट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज लर्निंग। ठीक है,
हमें एक जो जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो उसको सिर्फ ना एक फिजिकल बॉडी मिलती है, ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं ऑल इज लर्निंग, ठीक है। कुछ एक बाय बर्थ रिफ्लेक्सेस होते हैं, उसके बाद बाकी सब जो है वो लर्निंग है। चाहे अगर सामान हमने उठाना सीखा तो वो साइकोमोटर लर्निंग है, ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ कुछ हमारे दिमाग में हमने ABCD सीखी तो वो हमारी कॉग्निटिव लर्निंग है। सो एवरीथिंग इज लर्निंग आफ्टर दैट। हमने सही गलत में भेद करना सीखा, वो भी हमारी लर्निंग है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, वो सब भी हमने सीखा, तो वो भी क्या है, लर्निंग है। सो एक ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है या ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो सारी किस चीज़ से शेप होता है, आपका लर्निंग से शेप होता है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पैदा होते बच्चे का कोई ऐसा बिहेवियर नहीं होता, हर बच्चा रोता है, खाने पे रोता है, उनका एक ना यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। लेकिन आफ्टर यू आर ग्रोन अप, ठीक है, पैदा होने के बाद जब आप चीज़ें सीखने लग जाते हो, आप और ज़्यादा बड़े हो जाते हो, तब आपको क्या चीज़ें हैं, आपके अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे, ठीक है, आपके अलग अलग इंटरेस्ट होंगे। सो ऑल ऑफ दिस आर लर्निंग, ठीक है। ये जो भी चीज़ चल रही है वो क्या है, लर्निंग है। आपका ह्यूमन बिहेवियर आपकी लर्निंग के थ्रू है, आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका लर्निंग के थ्रू है, बीइंग इट आपका साइकोमोटर, बीइंग इट आपका कॉग्निटिव, बीइंग इट आपका एनी अदर काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। एवरीथिंग इज लर्निंग, ठीक है। एक बच्चा जो है, सब चीज़ें लर्निंग से ही शेप होती हैं। अब लर्निंग जो है आपकी स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है, स्किल्स की अगर हम बात करेंगे तो स्किल्स हो सकती है, देन नॉलेज हो सकती है, इनसाइट्स हो सकती हैं, ठीक है। इनसाइट्स भी आप बेसिकली इसी के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। देन हाउ लर्निंग अकर्स, ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू द कॉग्निटिव बिहेवियर एंड सोशल प्रोसेसेस। सो ये क्या है कि लर्निंग होती कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे लर्निंग की जो थॉट प्रोसेसेस हैं, जो व्यू पॉइंट्स हैं लर्निंग को देखने के, वो अलग अलग हैं। बिहेवियरिस्ट स्कूल का अलग है, सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव इज देयर, ठीक है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इज देयर। सो मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं कि लर्निंग कैसे होती है। पर लर्निंग, लेट मी टेल यू कि लर्निंग किसी एक तरीके से नहीं होती, हर एक चीज़ का ना मिक्सअप होता है, ठीक है, हर एक चीज़ का मिक्सअप होता है एक जगह पे, एक ह्यूमन में, और तब बेसिकली जो लर्निंग है वो होती है। अपार्ट फ्रॉम इट आई वुड लाइक टू एड्रेस सम मोर वर्ड्स। एक वर्ड होता है हमारा नेचर एंड नर्चर, ठीक है, नेचर नर्चर। नेचर और नर्चर का यहाँ पे मतलब क्या है कि नेचर इज बेसिकली, ये जो लोग होते हैं ये नेटिविस्ट होते हैं, नेचर वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, नेटिविस्ट। इन दोनों वर्ड का मतलब मैं आपको समझाऊंगी, और इनको हम बोलते हैं नर्चरिस्ट। ये आपको पर्सनैलिटी में भी काम आएगा, इनफैक्ट ये आपको पूरी साइकोलॉजी में दोनों वर्ड काम आने वाले हैं। सो नेचर वाले बेसिकली क्या बोलेंगे कि एक ह्यूमन जो भी है, ठीक है, वो किस रीज़न से है, उसके जीन्स की वजह से है या हेरिडिटी की वजह से है, ठीक है। जो हेरिडिटरी को जो चीज़ सपोर्ट करते हैं, जो हेरिडिटरी को जो लोग सपोर्ट करते हैं कि जो भी हमारी ट्रेट्स हैं, जो भी हमारी सपोज जो भी हमारी बीमारियां हैं, वो सारी क्या है, हमारी पिछली जनरेशन से कैरी ऑन है, हेरिडिटरी है। तो वो लोग कौन है, आपके नेचर वाले हैं, जो बेसिकली ये बोलते हैं कि नेचर ही डिसाइड कर देता है कि एक पर्सन कैसा होगा, उसका टेम्परामेंट क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, वो कैसे आगे जाके लाइफ में एक्ट करेगा। ये लोग मानते हैं कि वो नेचर ही डिसाइड कर देता है, बाय बर्थ डिसाइड हो जाता है वो चीज़, ठीक है। देन देयर इज नर्चरिस्ट। अब नर्चरिस्ट वाले कौन है, वो इनके ऑपोजिट हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का ये बेसिकली क्या रोल प्ले बताते हैं, किसमें, लर्निंग में या एक ह्यूमन डेवलपमेंट में। ये लोग ये बोलते हैं कि जो भी एक पर्सन है वो बाय बर्थ डिसाइड नहीं होता, ठीक है, इट इज़ डिसाइडेड बाय इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। एक पर्सन का जो भी इन्वायरमेंट है उससे डिसाइड होगा कि वो इंसान का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है, या उस इंसान को क्या क्या बीमारियां लगेंगी या क्या क्या चीज़ें, वो सारा बेसिकली इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा। जो भी एक इंसान की पर्सनैलिटी है, टेम्परामेंट है, वो सारा एक इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा, ना कि उसके जीन्स, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक डिबेटेबल है, तभी मैंने आपको वर्सेस में इधर लिखा हुआ है नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है। सो ये एक डिबेट है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या ये डिबेट में से कौन सी चीज़ ठीक है, ठीक है, कोई ऐसा कोई एक ठीक है या दोनों ठीक हैं, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट आता है। अब इस पॉइंट को अगर हम क्लियर करते हैं, सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि ऐसा नहीं है कि नेचर वाले ही सही हैं और ऐसा भी नहीं है कि नर्चर वाले ही सही हैं, ठीक है।
ये एग्जैक्ट रियलिटी है। रियलिटी इज व्हाट, कि सारा नेचर भी ठीक नहीं है, सारे नर्चर वाले भी ठीक नहीं है। एक जो ह्यूमन पर्सनैलिटी फॉर्म होती है, या एक ह्यूमन का जो बिहेवियर फॉर्म होता है, या थ्रू आउट द लाइफ वो कैसा रहेगा, ये चीज़ें अगर फॉर्म होती हैं तो वहाँ पर नेचर वर्सेस नर्चर नहीं चलता, वहाँ पर नेचर इनटू नर्चर चलता है। ठीक है, नेचर इनटू नर्चर का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही चीज़ें अफेक्ट करेंगी एक ह्यूमन को। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ नेचर अफेक्ट कर रहा है, इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ नर्चर अफेक्ट कर रहा है, दोनों ही चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। सपोज एक बच्चे के माँ बाप, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सपोज करो कि एक बच्चे के माँ बाप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, उनका आईक्यू बहुत हाई है। सो टेक्निकली ये बनता है कि जीन्स के हिसाब से, नेचर के हिसाब से बच्चे का आईक्यू जो है वो प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो और आगे जाना चाहिए, गिफ्टेड चाइल्ड में उस बच्चे को जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं होता। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके नर्चर पे भी डिपेंड करता है। सपोज आईक्यू उसके माँ बाप का बहुत अच्छा है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसको एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं मिली कि उसकी जो ट्रेट्स हैं वो फ्लोरिश कर पाए। नर्चर उसका सफिशिएंट नहीं था उसके आईक्यू के हिसाब के लिए। ठीक है, जितना आईक्यू से हाई चाहिए था उस हिसाब से उसका नर्चर नहीं था। ठीक है, उसको किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, उसको कोई अच्छी एजुकेशन नहीं दी गई, उसके ट्यूशन्स नहीं प्रोवाइड करे गए, उसको कॉन्सेप्ट समझाई नहीं गए, या उसके टीचर जो थे वो ठीक नहीं थे। सो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। सो एक इंसान बेसिकली जो बच्चा है उसने इतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, उसने कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, तो क्या उसका आईक्यू हाई होगा? नहीं होगा, आईक्यू हाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेचर और नर्चर दोनों इंटरेक्ट करते हैं। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर रादर देन सिर्फ नर्चर। ठीक है, एंड इट हैज़ बिन प्रूवन कि अगर किसी के नेचर में वो चीज़ नहीं है, ठीक है, सपोज किसी बच्चे की एक हाइट का आप एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम ये बोलते हैं कि हाइट जो है वो किसी भी पेरेंट्स पे जाती है और ऐसा कुछ, बट कुछ बच्चों को देखा है जो थोड़ा वॉलीबॉल वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा होते हैं, उनकी हाइट उनके माँ बाप से ज़्यादा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट का फ़र्क है। वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो वो लटक रहे हैं, जैसे वो प्रॉपरली एक एथलेटिक की बॉडी उन्होंने बना रखी है, तो उस वजह से क्या है कि एनवायरनमेंट भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेचर में उनके है लेकिन एनवायरनमेंट भी अफेक्ट कर रहा है, तब उनकी हाइट उनसे ज़्यादा गई है। पर क्या वो हाइट बहुत ज़्यादा जा सकती है? नहीं, लिमिट होती है जिसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर रेंज होगी कि जहाँ तक आप अपने जीन्स को मॉडिफाई करके थोड़ा और हाइट को खींच सकते हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि माँ बाप बिल्कुल ही 4 फुट के और बच्चा बिल्कुल ही 6.5-7 फुट का चला गया है, वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। बट अगर एक बच्चे के माँ बाप सपोज 5.5 तक के हैं, सो देर आर चांसेस कि वो जो उसके पास ना एक छोटा सा बफर जोन है जहाँ तक वो अपनी हाइट को स्ट्रेच कर सकता है, तो हो सकता है वो 5-10 तक स्ट्रेच कर ले, 5-11 तक स्ट्रेच कर ले। ठीक है, सो एक जीन जो है वो डिसाइड करते हैं रेंज उस ट्रेट की। ठीक है, डिसाइड करते हैं, और नेचर के हिसाब से जो है आपकी रेंज डिसाइड होती है। उसके बाद आपके पास एक पर्टिकुलर लेवल तक एनवायरनमेंट का काम है, जहाँ पर एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि हाइट कितनी होगी या क्या कितना होगा, वो बेसिकली आपका इससे डिसाइड होगा। ठीक है, सो नेचर इनटू नर्चर, ये दोनों चीज़ें ही साथ में काम करती है। और कुछ कुछ चीज़ों पे ऐसा होता है, जैसे अभी हेयर क्वालिटी की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में ज़्यादा इसलिए दे रही हूँ ताकि आप ये कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छे से। अभी हम अगर बात करते हैं हेयर की, ठीक है, अब हेयर में क्या है कि आपने देखा होगा यूजुअली बच्चों के बाल बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बट इवेंचुअली क्या होता है, बाल खराब होते जाते हैं। और आजकल एक नई चीज़ें कुछ चली हुई हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, केराटिन रिबॉन्डिंग एंड ऑल। लड़कियों के बाल तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, कलर और ये सब करा के, जो उनकी एक्चुअल क्वालिटी होती है वो मेंटेन ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि नर्चर की वजह से। नेचर वॉज ओके, ठीक है, नेचर के हिसाब से उसके फादर मदर की हेयर ग्रोथ अच्छी थी, उसकी भी अच्छी आई। ठीक है, नेचर के हिसाब से टिल 11th-12th उसके अच्छे बाल रहे, लेकिन आफ्टर दैट उसने एनवायरनमेंट अपने बालों के लिए इतना ख़राब कर दिया कि केमिकल ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें चल रही है, तो क्या हुआ, बाल खराब हुए ना। ठीक है, सो ये क्या है, नेचर वर्सेस नर्चर ही हो गया ये भी। ठीक है, नेचर से तो ठीक है, नर्चर से गलती हुई है, तो वो बेसिकली क्या हो गया, नेचर इनटू नर्चर, दोनों चीज़ें ही काम करेंगी। अगर वो एक बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते या अच्छे से उन्हें संभाल के रखते तो शायद वो क्वालिटी मेंटेन रहती, लेकिन वो नहीं रही। ठीक है, सो नेचर वर्सेस नर्चर का एक ये भी एग्जांपल है कि एनवायरनमेंट कितना अफेक्ट करता है। सिमिलरली किसी का अगर, किसी बच्चे का अगर क्या कहते हैं, घर ही एब्यूसिव है, या किसी बच्चे का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत नीचे है, सो उसका भी नर्चर में फ़र्क होगा रादर देन द पर्सन जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, एक बेटर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है। ठीक है,
और कई लोगों को देखा होगा कि रेडिएशन से जब उनका एक्सपोजर हो जाता है, टीवी, ये जो टावर्स जो अभी आजकल लगते हैं आपके नेटवर्क के, उनमें रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। क्या होता है, ये रेडिएशन से एक्सपोजर के बाद बहुत से लोगों को कैंसर की दिक्कत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगेन ये क्या हो गया, नेचर हो गया, बेशक से उसके जीन में कैंसर ना हो लेकिन उसको हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशन से एक्सपोज हो गया है, या वो स्मोक कर रहा है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, नेचर वर्सेस नर्चर ऐसे चलता है, इकट्ठा चलता है, सिर्फ एक चीज़ से काम नहीं चलता, इंटरेक्शन इज देयर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे चलते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द स्कूल्स ऑफ लर्निंग, स्कूल ऑफ थॉट फॉर लर्निंग, जिसमें आपका फर्स्ट वन आता है बिहेवियरिज्म। एज द नेम इंडिकेट्स बिहेवियरिज्म, इतना पढ़ो इसको, सिर्फ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का मतलब क्या हो गया कि हम बिहेवियर से ही बिहेवियर से ही सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करेंगे, चाहे लर्निंग है, और कराएंगे भी सिर्फ बिहेवियर से। तो इसने बेसिकली क्या बोला कि एसोसिएशन की बात यहाँ पर हुई थी, स्टिमुली एसोसिएशन की बात हुई थी, कि बाहर से जो स्टिमुलाई आती है उसके साथ हम नेगेटिव या पॉजिटिव आउटकम्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज मैंने कोई चीज़, एक बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल जा रहा है, लेकिन अगर वो स्कूल जा रहा है तो उसको रोज़ एक टॉफ़ी मिल रही है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव आउटकम है उसका। लेकिन अगर वो स्कूल जा रहा है और उसे टीचर वहाँ पे मार रही है, या टीचर ने वहाँ पे उसे डांट दिया, या किसी भी रीज़न से टीचर जो है वो उसके साथ फ्रैंक नहीं है, तो ये क्या है, ये एक क्या बोलते हैं, पनिशमेंट है, ठीक है। उसके लिए, बच्चे के लिए क्या है, ये पनिशमेंट है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि बच्चा स्कूल जाना बंद कर देगा, क्योंकि उसका आउटकम क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। उसको पनिशमेंट मिल रही है तो उसका नेगेटिव आउटकम है। लेकिन अगर उसको टॉफ़ी मिल रही है स्कूल जाने पे, रोज़ टीचर उसे अच्छे से बात कर रही है, तो ये क्या है, ये उसका पॉजिटिव आउटकम है, जिसको वो रीइंफोर्समेंट के तरीके से देखेगा, तो बच्चा स्कूल ज़्यादा जाएगा। सो बिहेवियरिज्म यही बोलता है कि बेसिकली एक ह्यूमन का जो बिहेवियर है, पहली बात तो ये हमारे हायर लेवल ऑर्डर जो थिंकिंग होती है उन सबको नहीं मानते बिहेवियरिस्ट स्कूल वाले, ठीक है। सो ये बोलते हैं कि ह्यूमन का जितना भी बिहेवियर फेस होता है, या जितना भी बिहेवियर फॉर्म होता है, वो बेसिकली किसके थ्रू होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से, ठीक है। जो भी आउटकम्स उसके पास आ रहे हैं उसके बिहेवियर के, सपोज एक बच्चे को गाली देने पे, किसी ने अब्यूज़ करने पे स्लैप कर दिया, सो उसके बाद क्या होगा कि वो बच्चा गालियाँ देनी छोड़ देगा, उसे पता है कि थप्पड़ पड़ जाएगा, ठीक है। सो वो अब्यूज़ करना अवॉइड करेगा जितना हो सकता है। लेकिन अगर किसी को बेसिकली उस चीज़ पे लोग खुश होकर ताली बजा रहे, तो वो बच्चा और करके दिखाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स का फ़र्क है, जो भी बिहेवियर हम लर्न करते हैं उसके बाद, ठीक है। कोई बिहेवियर हमने किया, उसके बाद वो एसोसिएट होता है किससे, पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम से। अगर पॉजिटिव आउटकम हमारे आ रहे हैं तो बिहेवियर विल बी रिपीटेड, एंड नेगेटिव आउटकम अगर आ रहे हैं तो बिहेवियर विल बी अवॉइडेड, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसके दो मेजर जो आपके पायनियर है, दैट इज इवान पावलोव एंड स्किनर, BF स्किनर। इन्होंने बेसिकली दो टाइप की कंडीशनिंग दी है, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो आपका लर्निंग थ्योरीज में आगे कराएंगे। देन बिहेवियरिज्म पायनियर्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट सच एज इवान पावलोव, जॉन B. वॉटसन एंड BF स्किनर। फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, एज आई टोल्ड, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की यहाँ पे बात होगी, जो दिमाग में चल रहा है उसका कोई इनसे लेना देना नहीं है। जहाँ बिहेवियरिज्म है वहाँ सिर्फ बिहेवियर है। एंड हाउ दे आर शेप्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड रीइंफोर्समेंट, कि कैसे बिहेवियर जो है वो शेप होता है एक एक्सटर्नल स्टिमुली से और रीइंफोर्समेंट से। की कॉन्सेप्ट इंक्लूड क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। बिहेवियरिज्म एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स in influencing learning outcomes. This theory has application in education, training and behavior modification. अब ये चीज़ हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, एजुकेशन में, ठीक है, ट्रेनिंग में और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जैसे आपने देखा होगा कि यूजुअली जो आपके रिहैब में जो अल्कोहल वाले होते हैं, जो अल्कोहल एडिक्ट जो होते हैं, सो उसमें बेसिकली ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है कि उनके अल्कोहल के साथ या उनके खाने के साथ कुछ ऐसा मिला दिया जाता है जिनसे उन्हें वॉमिटिंग हो जाए, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो वॉमिटिंग को अल्कोहल से क्या कर लेता है, बेसिकली एसोसिएट कर लेता है कि इसकी वजह से हो रहा है, जब भी मैं ये कर रहा हूँ तभी ये चीज़ हो रही है। तो वो इंसान क्या करता है, वो अल्कोहल पीना बंद कर देता है, ठीक है। द पर्सन विल स्टॉप ड्रिंकिंग आफ्टर दैट। सो ये क्या था, ये एसोसिएशन था। तो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बेसिकली इससे हेल्प मिली। अब वो वापस पीने की सोचेगा तो उसे दिक्कत होगी,
ठीक है। अब ये सिमिलर चीज़ एग्जांपल मेरे साथ भी एक बार लाइफ में हुआ है, ये पर्सनल एग्जांपल है कि मेरे को आई यूज टू रिसाइड इन पीजी एट दैट टाइम एंड व्हाट हैपन वाज कि व्हेन एवर आई ड्रिंक मिल्क, ठीक है, जब भी मैं रात में दूध पी के सोती थी मतलब सुबह उठते ही मेरे को वॉमिटिंग होती थी। बीच में शायद दूध में थोड़ी दिक्कत आई थी, आई गेस 2-3 साल पहले वाली बात है ये। तो क्या होता था, मेरे को वॉमिटिंग हो जाती थी सुबह उठते ही, मैंने दूध पीना बंद कर दिया। सेम हैपेंड विद पनीर विद मी, कि मैंने दोनों चीज़ें खानी ही बंद कर दी अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि उनका आउटकम बहुत गलत आ रहा है, ठीक है। मेरे को पनिशमेंट मिल रही है रोज़ सुबह उठ के कि दूध क्यों पी लिया रात को। सो मैंने वो चीज़ करनी बंद कर दी, तो मेरा बिहेवियर मॉडिफाई हो गया। अब मैं रात को दूध पी के नहीं सोऊंगी, ठीक है। सो ये क्या है, ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन है एक तरीके से, क्योंकि मैंने एसोसिएट कर लिया किसको, वॉमिटिंग को, और जो मैंने दूध पिया था रात को उसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आई होप पर्सनल एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझा पा रहे हैं। मैं एक्चुअली साइकोलॉजी को डे टू डे लाइफ में ही जीती हूँ, दिस इज़ द फैक्ट। आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो दिमाग को थोड़ा खुला रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉग्निटिव थ्योरी की। अब कॉग्निटिव थ्योरी की जहाँ बात हुई, कॉग्निटिव में एक वर्ड आता है दैट इज स्कीमा, ठीक है। क्या है? स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या है कि जहाँ पर एक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है आपके माइंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमा। अब ये एक स्कीमा नहीं है, स्कीमा मल्टीपल है। वी हैव मल्टीपल स्कीमास। आई हैव अ डिफरेंट स्कीमा फॉर अ बॉटल, आई हैव अ डिफरेंट स्कीमा फॉर अ ग्लास, आई हैव अ डिफरेंट स्कीमा फॉर अ कप, ठीक है। एंड देन देयर इज अ सिंगल स्कीमा जिसको हम क्या बोलेंगे? यूटेंसिल्स, ठीक है। यूटेंसिल्स, ये क्या हो गया आपका? एक सिंगल स्कीमा ऊपर जाके। सो हायरार्की में जो है स्कीमास बेसिकली आपके अरेंज होते हैं कि ये आपके यूटेंसिल्स है, यूटेंसिल्स में आपका कप है, आपका ग्लास है, आपकी बॉटल होगी, या आपका क्या प्लेट्स हो गए। तो ये सारा क्या है? ये ब्रांचेज हैं उसकी। तो स्कीमाज इस तरीके से एक हायरार्की लेवल में, जैसे हम चार्ट बनाते हैं या माइंड मैप्स बनाते हैं, ऐसे हमारे ब्रेन में फिट होते हैं, ठीक है। हायर स्कीमा यूटेंसिल्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है? ग्लास आ रही है, चम्मच आ रही है, आपका प्लेट आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी फिटेड है कॉग्निटिवली, वो ऐसे ही फिटेड है। तभी तो मुझे पता है ग्लास देखते ही इट इज़ अ यूटेंसिल, ठीक है, क्योंकि मैंने वो चीज़ रिकॉल कर ली, ठीक है, कि जो ग्लास है वो यूटेंसिल है। तभी मेरे को क्लासिफिकेशन का बहुत क्लियरली पता है, ठीक है। अब कॉग्निटिव थ्योरी की एक बार प्रॉपर तरीके से समझा देती हूँ। स्कीमास की यहाँ पे बात आएगी। दूसरी चीज़ क्या आएगी कि ये स्कीमा बनते कैसे हैं। तो इनमें जो फर्स्ट था आपका, फर्स्ट वॉज पियाजे, ठीक है। पियाजे की थ्योरी थी। पियाजे की थ्योरी ने, जीन पियाजे की थ्योरी थी। इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि कॉग्निटिव स्कीमास जो हैं वो कैसे बनते हैं कि एक बच्चा है, एक बच्चे के पास सपोज उसको यही पता है कि आप ग्लास से, सॉरी दिस विल नॉट बी अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। सपोज एक बच्चे को सिर्फ यही पता है कि, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि एक गाड़ी जो है, या एक कुत्ते का एग्जांपल लेते हैं, एक डॉग जो है उसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है। अब उसके सामने सिमिलरली कैट आती है, तो बच्चा उसे क्या बुलाएगा? डॉग ही बुलाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? जनरलाइजेशन, कि एक छोटी टर्म को एक बड़े उस पर अप्लाई कर दिया गया कि जस्ट बिकॉज 4 पैर है और एक पूंछ है तो वो क्या है? वो डॉग है। बट ऐसा नहीं है, वो कैट है, ठीक है। सो इसको हम जनरलाइजेशन ऑफ टर्म बोलते हैं इन इंग्लिश। सो जनरलाइजेशन यहाँ पर होगा, लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे के पास अभी सिर्फ डॉग का ही स्कीमा है, बच्चे ने अभी सिर्फ डॉग को ही समझा है, इसीलिए वो उसको डॉग से ही रिलेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आई, कुछ कुछ तो चेंज होगा ना कैट में, ठीक है। जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आई तो क्या हुआ कि वो इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन हो गई। सपोज उस बच्चे को उसकी मदर ने समझा दिया कि बेटा ये कैट है और कैट और डॉग में ये फ़र्क है, ठीक है, कैट और डॉग में ये फ़र्क है। तो अब क्या हुआ? नई इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हो गई। स्कीमाज उसके पास 2 हो गए, 1 फॉर द कैट, 1 फॉर द डॉग, ठीक है। और इसके ऊपर एक और स्कीमा उसके पास हो गया, एक आपका कैट का हो गया, एक आपका डॉग का हो गया, और एक और स्कीमा उसके ऊपर हो गया, बोथ आर एनिमल्स, ठीक है। कल को हो सकता है वो एलिफेंट देखे तो उसमें एलिफेंट का भी आ जाए, कल को हो सकता है बच्चा हॉर्स देखे तो उसके पास हॉर्स का भी स्कीमा आ जाए। सो ये बेसिकली क्या है? कॉन्टिन्यूसली चीज़ें चलती रहेंगी। अब होता क्या है, देखो सपोज उस बच्चे के सामने हॉर्स आया, अब वो बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि भाई ये तो कैट भी नहीं लग रहा, ये तो डॉग भी नहीं लग रहा, और इसको तो साइज़ भी बहुत बड़ा है, ये डॉग है क्या है। अब बच्चा उस टाइम पे ना थोड़ा दिक्कत में आएगा, उसके ब्रेन में क्या डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। डिसइक्विलिब्रियम मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा,
कि ये क्या है। सो जब भी एक ब्रेन में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, ठीक है, उसके बाद उसको इक्विलिब्रेशन के थ्रू बेसिकली क्या होगा, इक्विब्रेशन के थ्रू वो वापस से जो उसके पास नई इन्फॉर्मेशन आएगी उसको ऐड ऑन करेगा, फिर वो डिसइक्विलिब्रियम खत्म होगी, उसके बाद वापस वो कोई नई चीज़ देखता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम इनिशिएट होता है, उसके बाद फिर इक्विलिब्रेशन होता है, नए स्कीमाज उसमें फिट होते हैं, तो उसको समझ आ जाता है कि ये चीज़ ऐसी है। एक बार सपोज ये हुआ, फिर उसके बाद उसने एलिफेंट देख लिया, अब उसे एलिफेंट समझ नहीं आ रहा, फिर डिसइक्विलिब्रियम उसके ब्रेन में आ गया, लेकिन अब फिर उसको किसी ने बता दिया कि भाई नहीं नहीं ये एलिफेंट है और ऐसे ऐसे होता है, तो फिर से अब क्या हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रेशन हो गया, ठीक है। इक्विलिब्रेशन के बाद अब कल को अगर एलिफेंट आएगा तो उसे पता है कि एलिफेंट है, अब कल को डायनासोर आ जाए, डायनासोर कौन सा जानवर है, तो फिर उसके दिमाग में क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, और फिर से जब वो नया स्कीमा फिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रेशन होके डिसइक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। और स्कीमास ये जो हमारे में ऐड ऑन होते हैं, ठीक है, ये जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस में थ्रू आउट द टाइम स्कीमास ऐड और होते रहते हैं या चेंज होते रहते हैं। सो ये दो प्रोसेस के थ्रू होते हैं, इट कैन बी थ्रू द एकोमोडेशन एंड इट कैन बी थ्रू द एसिमिलेशन, ठीक है। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में फ़र्क है, एक में क्या होता है कि जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग सीमा है उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है, जैसे एनिमल्स में अगर हमने एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी दैट इज़ कैट, सो ये आपका एक डिफरेंट चीज़ है। देन अगर आपने एक नया स्कीमा फिट कर दिया, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन हो जाएगा। सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है, वो आपको डिटेल में मैं एक बार इस थ्योरी में समझाऊंगी, क्योंकि उसके बाद थ्योरी में कुछ समझाने को रहेगा नहीं अगर यहीं पे सब समझा दिया तो, ठीक है। देन जो सेकंड कॉग्निटिव लर्निंग का पर्सपेक्टिव है दैट इज सोशो कल्चरल, जो वाइगॉट्स्की के थ्रू दिया गया था, लेव वाइगॉट्स्की के थ्रू, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, लेव वाइगॉट्स्की इन्होंने जो बोला था, इन्होंने बोला था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि हमें कुछ चीज़ आती है, कुछ चीज़ हमें बिल्कुल नहीं आती। और सपोज आपको एक बार क्लियरली समझाती हूँ, इन्होंने बेसिकली बोला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कि लर्निंग कैसे होती है, ठीक है। ये एक पर्सन है, ये होता है ZPD, ठीक है। अब ये वो चीज़ है आई नो, ठीक है, मेरे को जो चीज़ आती है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में प्रॉपर तरीके से आता होगा, सो दैट इज योर आई नो पार्ट, कि मेरे को पता है। अब जहाँ बात आती है नेट क्लियर करने की, तो आपको स्ट्रेटेजी का नहीं पता, आपको किस लेवल की नॉलेज उसके लिए चाहिए वो आपको नहीं पता। सो ये बेसिकली क्या है, आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पर आप डेवलप करोगे बट विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है। I am helping you out here. Why? Because somewhere I am more knowledgeable in this field. I have qualified NET-JRF, I have qualified GATE, I have qualified HCET, I have qualified क्या कहते हैं, I have written DRDO mains in psychology. तो somewhere I have better knowledge than you, ठीक है। So I am the more knowledgeable than you, ठीक है। And for you I am in the zone of ZPD, that I am helping you out to reach your goal, ठीक है, and you can attain it. Then there is a thing which we call can't be done. अब ये जो है आपसे कोई नहीं करा सकता, ठीक है, ना मोर नॉलेजेबल अदर करा सकता है ना कोई और, ये वो एरिया है जो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम आगे चले गए, अब एक चीज़ और है कि ZPD ना आगे आगे मूव फॉरवर्ड होता रहता है, ठीक है। इनिशियली जब आपने साइकोलॉजी पढ़ने स्टार्ट करी होगी तो आपने NCERT से की होगी, उस टाइम पे NCERT आपकी ZPD में थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप NCERT नहीं पढ़ते, ठीक है, सो क्या आप एक हायर लेवल की बुक पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। आप ना बैरन पढ़ पाते, ना आप मॉर्गन एंड किंग पढ़ पाते जब तक आपने NCERT नहीं पढ़ी, क्योंकि आपका बेस नहीं क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब आपने अगर NCERT पढ़ ली है तो NCERT व्हाट आई नो में आ गई, ठीक है। और जो आपकी बुक्स हैं लाइक बैरन हो गया, मॉर्गन एंड किंग हो गया, जो बुक्स आप बेसिकली रिफ़र करते हो फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए, वो आपकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में चली गई, क्योंकि वो आपको कोई और अच्छे से पढ़ाना सिखा रहा है, जो भी आपकी टीचर है ग्रेजुएशन या मास्टर्स में आपको हेल्प कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक प्रॉपर तरीके से आपको सपोज एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुचर आपको पढ़नी है, या सोशल साइकोलॉजी की बैरन आपको पढ़नी है, या पीनल पढ़नी है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी की
बायोसाइकोलॉजी की। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कांट बी डन। आप जब तक एक बेस को क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एक अगर उसमें चले जाते हो स्ट्रीम में साइकोलॉजी की, तो वो आपका कांट बी डन में आता है। आप डायरेक्ट वो बुक नहीं पढ़ सकते। यू कैन नॉट रीड DSM-5 लाइक राइट। आप बिना बेस नॉलेज के DSM-5 को डायरेक्ट पढ़ने नहीं जा सकते। सिमिलरली यू कैन नॉट गो फॉर द एबनॉर्मल साइकोलॉजी बुचर, क्योंकि वो क्या है, वो बुक्स ऐसी हैं कि उनमें आपको प्रॉपर एक बेस रेडी करके जाना पड़ेगा, तभी वो बुक आपको समझ में आएंगी। ठीक है, सो वो आपका कांट बी डन जोन में है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसे पढ़ लेंगे तो आपका ये जोन फिर एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, सपोज आपने बेसिक बुक्स भी अपनी कवर कर ली, ये जो आपकी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बैरन हो गई, मॉर्गन किंग हो गई, दोनों आपने कंप्लीट कर ली या एक भी आपने कंप्लीट कर ली, तो अब क्या है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है बेसिक वाली। ठीक है, सो ये आपका अगेन व्हाट आई नो में चला गया, और आपका व्हाट कांट बी डन आगे से किस में चला गया, आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। अब आपके पास एक अपर हैंड है, आपके पास वो चांस है कि आप जाकर बेसिकली एक जो पर्टिकुलर फील्ड की बुक है, क्लिनिकल की या एबनॉर्मल की या फिर आपका DSM-5 है, वो सब आप पढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद आप जो व्हाट कांट बी डन में है वो आपका किस में मूव फॉरवर्ड कर जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। सो इट कीप्स इंक्रीजिंग। तभी हम बोलते हैं जितना आप पढ़ोगे उतनी नॉलेज आपके पास आती रहेगी। ठीक है, बेस से स्टार्ट करेंगे, फिर बेस से जो ऊपर है उसमें हमें किसी की हेल्प चाहिए। बेस आई है मतलब बेस में भी किसी की हेल्प चाहिए थी, तब तक वो भी किस में था, जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। फिर मेरे को बेस पूरा अच्छे से आ गया, लेकिन अब मेरे को और आगे इसमें परसू करना है, तो अगेन जो आगे परसू करना है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, और जो बेस है आपका आपके पास वो आपका व्हाट आई नो में है, विच यू कैन बी डन इंडिपेंडेंटली, राइट। देन आफ्टर दैट क्या होगा कि एक और आपका नई बुक्स हैं और ज़्यादा स्पेशलाइज फील्ड है, तो वो आपका व्हाट आई कैन नॉट डू में है अभी, व्हाट आई कांट डू। ठीक है, वो उसमें है अभी। जैसे ही आपने बेस कंप्लीट कर लिया, हायर बुक्स को आपने कंप्लीट कर लिया, अब जो आपकी हायर जो आपकी स्ट्रीम वाली बुक थी या स्पेशलाइजेशन वाली बुक थी वो किस में चली गई है, वो आपकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आ गई है। सो ऐसे ही इंफॉर्मेशन बढ़ती रहती है। सो ये जो सर्कल है ZPD का वो ऐसे बढ़ता रहता है, ऐसे जितना आप पढ़ते रहोगे उतना ज़्यादा वो आगे जाता जाएगा। ठीक है, देयर आर चांसेस आप रिसर्च में जाओ, आप अलग अलग पेपर पढ़ो, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्रू आउट द टाइम आपका इंक्रीज होता रहेगा। और ये कैसे होता है, दिस हैपन्स बाय द सोशल इंटरेक्शंस, क्योंकि ये कैसे जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हमें मोर नॉलेजेबल अदर्स जो हैं वो हेल्प कर रहे थे। ठीक है, सो वो कैसे हेल्प कर रहे थे, आपका सोशल इंटरेक्शन से। अकेले तो मैं नहीं कर सकती ना वो चीज़, अकेले नहीं कर सकती, मैं बुक खोल के बैठी हुई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, सो मुझे किसी की हेल्प तो चाहिए ही। और वो जो मैं किसी से हेल्प मांग रही हूँ या कोई मेरी हेल्प कर रहा है, वो क्या है, सोशल इंटरेक्शन है। हम सोसाइटी से सीख रहे हैं, हम कल्चर से सीख रहे हैं, एंड इट इज़ अप्लाइड इन एवरी सेंस, बीइंग इट अ साइकोमोटर लर्निंग, बीइंग इट कॉग्निटिव लर्निंग, हर तरीके से ये चीज़ अप्लाइड है। किसी भी टाइप की लर्निंग अगर आप करोगे तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज देयर, यू नीड समवन टू टीच यू। सिमिलरली यू नीड समवन टू टीच यू ड्राइव, हाउ टू ड्राइव। ठीक है, ड्राइविंग के लिए भी आपको किसी की जरूरत पड़ेगी सीखने के लिए, ऐसे ही थोड़ी खुद ही गाड़ी उठा के निकल जाओगे। ठीक है, सो ये चीज़ें इस तरीके से काम करेंगी सोशल कल्चर कंटेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्टिविज्म। एज द नेम इंडिकेट, कंस्ट्रक्टिविज्म सेज, जो मैंने आपको बात बोली कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ठीक है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, क्यों, क्योंकि एक टाइम तक परमानेंट है, उसके बाद वो चेंज भी होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप समझो, सबसे जो मेन है दैट इज कि बिल्डिंग अपॉन द कॉग्निटिव थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि देखो, मेरे को एक छोटी सी नॉलेज मैंने इनिशियली ली, लेकिन आफ्टर अ टाइम एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन, उनमें इतना एड ऑन होता चला गया कि आई एंड अप मेकिंग द एंटायर थिंग इन माई हेड। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है कि एक जो मेमोरी है, मेमोरी की प्रोसेस जो है या जो लर्निंग की प्रोसेस है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है बेसिकली, कि आप कई चीज़ें नहीं सीखते हैं। सपोज किसी ने कुक करना सीखा है, कुक में उसने सिर्फ मसालों में फ्लेवर्स उसने सीख लिए, अब क्या है आगे जो चीज़ें हो रही है वो उसका कंस्ट्रक्टिविज्म है। ठीक है, मसालों का टेस्ट उसे पता है, किससे क्या टेस्ट आएगा, कैसे हम इसे कर सकते हैं, एंड लोग अलग अलग डिशेस बनाने स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद। ठीक है, कि उसे मसाले के जब टेस्ट समझ आते हैं उसके बाद वो अलग अलग डिशेस बना रहा है।
ठीक है, इनिशियली जब कोई खाना वाना सीखते हैं उन्हें सिर्फ एक दाल आती है या राइस आते हैं, लेकिन वंस यू आर डन विद इट, अभी इवेंचुअली क्या होता है, यू विल मूव फॉरवर्ड। तो इसको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको कोई भी सब्जी दे दो, आप उसे फटाफट तड़का लगा के बना दोगे कि ऐसे ही तड़का लगता है। इनफैक्ट यू विल एक्सपेरिमेंट विद द फूड। सो ये बेसिकली क्या है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग का हमारा एग्जाम्पल है, या कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का एग्जाम्पल है, जिसमें बेसिकली हम अपनी एंटायर नॉलेज को और ज़्यादा आगे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है मेन आपका जेरोम बर्नर जो थे उनकी एक थ्योरी है। देन बिल्डिंग अपॉन द कॉग्निटिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म चैंपियन। अब ये जो था ये पूरा कॉग्निटिव थ्योरी पे डिपेंडेंट था, क्योंकि देखो वंस आई हैव द स्कीमास ऑफ मसाला की, जो भी आपका मसाले का टेस्ट है, जो भी आपके मसाले का ऑर्डर है, उस सब का जब मेरे को पता चलेगा, ठीक है, सो ये क्या था, ये स्कीमा था, ये कॉग्निटिव थ्योरी मेरे दिमाग में काम आई है। यहाँ पर हम कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, कॉग्निशन की बात कर रहे हैं। इवेंचुअली क्या हुआ कि उन चीज़ों से मैंने नई नई चीज़ें बनानी सीख ली। सो ये बेसिकली क्या हो गया, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया एक तरीके से। सो ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है टोटली कॉग्निटिव के ऊपर ही बेस्ड है। चैंपियन बाय द थ्योरीज लाइक जेरोम बर्नर, स्टेनर, पेपर्ट एंड पोइस, द लर्नर्स एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद देयर एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क। दिस थ्योरी हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन फोस्टरिंग द मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, और एक चीज़ और है कि एक तो ये भी चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है कि नई इन्फॉर्मेशन को उसमें इंटीग्रेट करना। जैसे सपोज मैंने इनिशियली जब हमने साइकोलॉजी पढ़ी है, हमने ना सिर्फ इतना पढ़ा होगा इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, आर्केटाइप्स हमने पढ़े कार्ल यंग के, तो उसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा होगा, प्रॉपर आर्केटाइप नहीं पढ़े थे जब हमने इनिशियली साइकोलॉजी को स्टार्ट किया था एनसीईआरटी से, तब हमने वो चीज़ें नहीं पढ़ी थी। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि जब हम और पढ़ते गए, हम उसमें और इन्फॉर्मेशन फिट करते रहे कि हाँ एनिमा है, एनिमस है, आर्केटाइप में डिफरेंट है। देन ईड, ईगो, सुपर ईगो की भी अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली कब ये डेवलप होती है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते चले गए। सो ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म ही है कि ऑलरेडी जो आपके एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं उनमें आप इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहे हो और नई नई चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं। ठीक है, सो ये भी आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है। उसको मैनिपुलेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, क्रिटिकली थिंक करना, कुछ डिफरेंट सोचना, ये सारा आपका क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग करना, ये सारा आपका कंस्ट्रक्टिविज्म ही है, सब कंस्ट्रक्टिविज्म है। ठीक है, देन आगे कंस्ट्रक्टिविज्म हैज इन्फ्लुएंस द प्रोग्रेसिव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन। ठीक है, अब ये जो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म ही है कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लग गया है पढ़ाने में। ये स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड है। अभी किसके दिमाग में आइडिया आया दैट वी कैन गो फॉर अ स्मार्ट बोर्ड? पहले भी हमारा काम तो चल ही रहा था ना, काम तो हमारा चल रहा था। जो आपका वाइट बोर्ड आता था, ब्लैक बोर्ड पहले आया, ब्लैक से वाइट हुआ, वाइट से हम स्मार्ट बोर्ड पे हम आगे परसू कर गए हैं। सो ये भी एक किसी इंसान का इन्वेंशन है, ये भी किसी इंसान की एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है एक तरीके से कि हाँ भाई हाथ काले हो जाते हैं या चौक से हाथ वाइट हो जाते हैं, प्लस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट समथिंग ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, अभी ये थोड़ा बहुत भी हम लिखते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। सो ऑलरेडी हम पीपीटी एक प्रेजेंट करके फिर हम उसको आगे मार्क करते हुए चल सकते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ही है। ठीक है, किसी ने दिमाग लगाया है, किसी ने सोचा है कि हमें किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको ये भी सोचा कि भाई पहले कंप्यूटर आता था, कंप्यूटर को हम बोर्ड बना देते हैं, इसमें सारी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएंगी। पीपीटी आप इसमें देख सकते हो, पीडीएफ आप इसमें देख सकते हो, गूगल के थ्रू आप इसमें ब्राउज कर सकते हो स्मार्ट बोर्ड में। सो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म ही है। ठीक है, कि एक कंप्यूटर के स्क्रीन को एक सिंगल जगह पे लाके उसमें सब कुछ, अपनी मेमोरी है जैसे सीपीयू वगैरह कंप्यूटर में होता है, इसमें तो सीपीयू भी नहीं है। सो इसके पास अपना सब कुछ है, ये वैसे ही ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी की जब हम बात करेंगे, सो पीछे हमने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की बात करी थी, सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव की, जो वाइगॉट्स्की ने दिया था, जिसमें हम इंटरेक्शन के थ्रू लर्न कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या बात हुई है, दैट वाज फॉर द कॉग्निटिव लर्निंग। ये चीज़ याद रखें, जो लेव वाइगॉट्स्की वाली है दैट इज ऑल्सो सोशल लर्निंग, बट इट इज वॉज फॉर द कॉग्निटिव वन। सो दैट्स वाई वी एड्रेस्ड इन दैट सेक्शन। देन हम अगर बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी की, तो सोशल लर्निंग थ्योरी में एक मेजर नाम आपके पास आएगा, एल्बर्ट बंदूरा। ठीक है, इन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था जो इन्होंने बूबू डॉल के साथ किया था, वो आपको आगे जाके मैं बताऊंगी जब सोशल लर्निंग प्रॉपर करेंगे। ठीक है, वो हम एक्सपेरिमेंट है प्रॉपर बताएंगे। ठीक है, सो इन्होंने ये बोला कि जो आप लर्निंग है, अब देखो एक बच्ची है, एग्जाम्पल है इसका, एक बच्ची है, वो इवेंचुअली अपनी मदर से चीज़ें सीख लेती है कि हाउ अ गर्ल शुड बिहेव।
ठीक है। एक अगर बच्चा है, एक लड़का अगर है, तो वो अपने फादर से आइडेंटिफाई करके यूजुअली चीज़ें सीख लेता है कि एक मेल को कैसे बिहेव करना है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये सोशल लर्निंग है, दिस इज़ द सोशल लर्निंग। हमने ये चीज़ सीखी अपनी सोसाइटी में, मैंने अपनी मदर को देख के चीज़ें सीखी कि हाँ भाई लड़की के बाल लंबे होने चाहिए, लड़की को ऐसे रहना चाहिए, ये होना चाहिए, दिस इज़ द वे अ गर्ल शुड लिव, और वो चीज़ें मैंने अपने आप ही इमिटेट करके खुद सीख ली, ठीक है। सो ये चीज़ क्या है, ये सोशल लर्निंग है, ठीक है, सोशल लर्निंग। सो इन्होंने बेसिकली ये बोला, एल्बर्ट बंदूरा जी ने सिमिलर चीज़ बोली दैट वी लर्निंग कैन बी डन बाय द इमिटेशन, बाय ऑब्जर्विंग समवंस बिहेवियर, ठीक है। इमिटेशन से, ऑब्जर्विंग से या मॉडलिंग से हम क्या है, लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली देखो आजकल लोग क्या कहते हैं, मेकअप सीख लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन ये जो मेकअप लर्निंग है ये क्या है, ऑब्जर्वेशन ही तो है। मेकअप लर्निंग इटसेल्फ इज ऑब्जर्वेशन। अगर आपको कोई टेक्निक नहीं बता रहा, वो रील्स जो आती हैं और उसके ऊपर वो फटाफट मेकअप कर रही है और आप अगर उससे सीख रहे हो, वो ट्यूटोरियल नहीं है, वो आपका ऑब्जर्वेशन पावर है कि आप हर चीज़ उसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कैसे कैसे इसने क्या क्या लगाया है, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड विद इट, ठीक है। सो ऐसे करके चीज़ें होती हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन लर्निंग बहुत अच्छी होती है, लाइक पीपल कैन पेंट by observing painting, ठीक है। पीपल विल ड्रॉ बाय ऑब्जर्विंग इट, बहुत सी चीज़ें हैं ऑब्जर्वेशन में। देन इमिटेशन से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि मोस्टली चीज़ें इमिटेशन से हमने सीखी है। हम जब किसी का बेसिकली हम अगर किसी से आइडेंटिफाई कर लें, किसी बड़ी पर्सनैलिटी से आइडेंटिफाई खुद को कर लें, तो हम उसकी भी बहुत सी चीज़ें, स्लैंग्स हम किसी के पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें जो बेसिकली चल रही होती है, ये सारा इमिटेशन ही है, सारा इमिटेशन है, ठीक है। Then social learning has been instrumental in explaining behavior like aggression and has implicated for teaching and promoting positive behaviors. अब इन्होंने क्या बोला कि सोशल लर्निंग जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया कि आउटकम उसका क्या है, ठीक है। आउटकम उसका क्या है, विकारस जो रीइंफोर्समेंट है उसकी इन्होंने बात की थी, ठीक है। विकारस रीइंफोर्समेंट क्या है कि हमारे मॉडल को अगर उस चीज़ से कुछ अच्छी चीज़ मिली है तो हम उस चीज़ को याद कर ले, मतलब हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। बेसिकली नॉट डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। डायरेक्ट मेरे को किसी ने पैट ऑन बैक नहीं किया है कि ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं कोई टीवी सीरियल अगर मैं देख रही हूँ या मैं कोई कार्टून देख रही हूँ, उसमें अगर वो चीज़ अच्छी है तो मुझे भी क्या है, अगर उसका आउटकम अच्छा मिल रहा है तो मैं भी अच्छा ही फिर उसको एक्सपेक्ट करूँगी और मैं उस बिहेवियर को सीख लूँगी, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, विकारस रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। विकारस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि जो भी आपका रोल मॉडल है, या इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट जैसे हम बोलेंगे कि सपोज आई एम वॉचिंग अ पर्सन जिसको बेसिकली एक बूबू डॉल का जो एक्सपेरिमेंट था वही इस आपको मैं बता ही देती हूँ, ठीक है। सो उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि एक मूवी दिखाई गई थी बच्चों को, और मूवी दो तरीके की थी। एक में ये था कि बूबू डॉल को बच्चा जो है वो मारता था और मारने के बाद बच्चे को बेसिकली रिवॉर्ड मिलते थे कि बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन एक में ये होता था कि उसने अगर बच्चे को मारा, मतलब सॉरी बच्चे ने अगर बूबू डॉल को पीटा तो उसके बाद उसे पिटाई पड़ती थी, ठीक है। तो नेगेटिव आउटकम आते थे। सो बेसिकली ये देखा गया एक्सपेरिमेंट के बाद कि जब बच्चों को बूबू डॉल्स दी गई सो उनके बिहेवियर में वही सेम फर्क था। जिनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थी, जिनको चीज़ें आउटकम अच्छा मिला, उन बच्चों ने वैसा ही बिहेव किया कि मारा पीटा तोड़ दिया डॉल्स को। लेकिन जिन बच्चों को उसके बाद पीटा गया था, ठीक है, मार पीट के बाद जब उन्होंने डॉल के साथ किया गया, सो जो वो बच्चे थे उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, ठीक है। नेगेटिव जो पनिशमेंट उन्हें बेसिकली पनिशमेंट मिल गई थी, उसने उस पनिशमेंट का ध्यान रखा, नेगेटिव आउटकम का उस बच्चे ने, और बच्चे ने वो हरकत वापस नहीं करी। सो इसको हम विकारस रीइंफोर्समेंट या विकारस पनिशमेंट बोलते हैं, जो हमें डायरेक्ट नहीं आती पर हम किसी और पे देख के सीख जाते हैं। जैसे हम बच्चों को बहुत करते हैं ना कि बच्चा आजकल ये चीज़ चली है कि अगर कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसका जो डॉल होती है या उसके पास जो भी कोई खिलौना होता है, टॉय होता है, हम उसे मार के बोल देते हैं कि खा खा खा, इसको हम मार देंगे कि नहीं खा रहा। सो उससे क्या बच्चा डर जाता है, ठीक है। बच्चा भी खाना स्टार्ट कर देता है कि कहीं मेरे को भी सेम थप्पड़ ना पड़ जाए, ठीक है, डांट ना पड़ जाए, थप्पड़ डांट जो भी है वो ना पड़ जाए। तो ये विकारस रीइंफोर्समेंट या विकारस पनिशमेंट में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की बात करेंगे। अब ह्यूमनिस्टिक लर्निंग में बेसिकली क्या है, ह्यूमनिस्टिक जो व्यू पॉइंट है वहाँ पर, जहाँ पर ह्यूमनिस्टिक नाम आता है वहाँ पर बात आती है इनर पोटेंशियल की, ठीक है, इनर पोटेंशियल की,
बीइंग इंडिपेंडेंट, ठीक है, सेल्फ डिटरमाइंड, वो सारा चीज़ आपका किस में आता है, ह्यूमनिस्टिक में आता है. सो यहाँ पर हम यही मानते हैं कि बेसिकली द वर्क ऑफ अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रॉजर फोकस ऑन द इंडिविजुअल इनेट ड्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ. हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ें लर्न कर रहा है, सपोज वो पर्सनल ग्रोथ या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जो मूव फॉरवर्ड कर रहा है वो किसी को देख के नहीं कर रहा, वो उसका इनर मन है, इनर पोटेंशियल है, उसके अंदर खुद वो ड्राइव है कि मेरे को एक बेटर पर्सन बनना है. सो यहाँ पर हम वो बिलीव करेंगे. ठीक है, दिस थ्योरी एम्फेसाइज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. ठीक है, लर्नर सेंटर अप्रोच की बात करेंगे कि एक पर्सन का अपना ही तरीका है, अपने तरीके से ही वो आगे मूव फॉरवर्ड करेगा. वैल्यूइंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से ही पर्सन मोटिवेटेड है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. और उसके साथ साथ उसे क्या चाहिए, एनवायरनमेंट पॉजिटिव चाहिए, ताकि जो उसकी नीड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फ्लोरिश हों, जिस तरीके से वो आगे मूव फॉरवर्ड करना चाह रहा है उसकी ग्रोथ में प्रॉपर एक अच्छे तरीके से काम हो सके, इसलिए उसे एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए. देन ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हैव इन्फ्लुएंस लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड इन होलिस्टिक एजुकेशन. और एजुकेशन में जहाँ पर हम बात करते हैं वो हम इसी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जो हमारा लर्नर सेंटर जो अप्रोच है वो इसी के रिगार्डिंग है, जहाँ पर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ट्राई करते हैं एक बच्चे के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करने की, सो दैट लर्निंग जो है वो बेटर तरीके से हो सके. क्योंकि ह्यूमन्स आर डिफरेंट, their needs are different, so they can't be taught in a same manner. The way I am teaching you, there are chances कि कुछ लोगों को समझ ना आए और कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगे लेक्चर. ठीक है, totally acceptable, totally acceptable. I am already having comments down in my past videos कि कुछ लोग बोलते हैं you are teaching so well, we are understanding the concept. कुछ चीज़ें ये कुछ बच्चे आते नीचे बोलते हैं मैम you are teaching like a robot. So ठीक है, okay, it's totally good with me. टोटली डिपेंड अपॉन हाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग. मैं चीज़ें जो बताती हूँ मैं बहुत रिलेटेबल होके बताती हूँ, रादर देन टीचिंग यू इन अ प्रॉपर साइंटिफिक मैनर. साइंटिफिक टर्म्स में बताती हूँ लेकिन लाइफ में रिलेट करके, क्योंकि अगर आप प्रॉपर साइंटिफिक चीज़ों को पढ़ते जाओगे सो इतना ईजी से वो चीज़ें समझ नहीं आती है. मुझे लगता है बीइंग अ स्टूडेंट आई हैव फेस द सेम, सो आई ट्राई टू हेल्प यू गाइज एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, सो ये थी हमारी अप्रोचेज लर्निंग की. देन हमारा एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया. एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब हो गया कि इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है. ठीक है, किससे, एक्सपीरियंसेस से. जो डे टू डे एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू एक पर्सन जो सीखेगा वो आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट है. एडवोकेटेड बाय द थ्योरीज लाइक डेविड कॉल एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन से जो बच्चा सीख रहा है या जो इंसान सीख रहा है वो हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आता है. ठीक है, so the theory emphasizes a cycle of concrete experiences, reflective observation, abstract conceptualization and active experimentation. Then experiential learning is often used as vocational training, outdoor education and professional development. जहाँ हम professional development की बात करते हैं, जहाँ पर हम vocational education की बात करते हैं, वहाँ पर हम hands on experience की बात करते हैं. जैसे हम practical, जो आपने ये चीज़ देखी है कि साइंस में जब हम किसी चीज़ का प्रैक्टिकल कर लेते थे तो वो चीज़ भूलनी मुश्किल हो जाती थी. 6th या 7th में या 8th में शायद से आता है, जो सब बच्चों ने करा होगा, वो एक जो अनियन पील का एक एक्सपेरिमेंट आता है जिसमें हम फर्स्ट टाइम एक सेल देखते हैं एंड इट लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. ऐसा ही कुछ दिखता है ना वो सेल. ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखता है जो आपके वो सेल्स होते हैं. सो ये बेसिकली क्या था, ये हमारा वो वाला पार्ट है जो मैंने शायद उसी टाइम पे पढ़ा था और मुझे अब तक याद है. वाई सो, बिकॉज वो जो एक्सपेरिमेंट था वो थोड़ा सा मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो गया था. हैंड ऑफ एक्सपीरियंस बोल लो कि फर्स्ट टाइम आई सो द माइक्रोस्कोप, फर्स्ट टाइम आई मेड अ स्लाइड एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ समथिंग लाइक दिस, कि मैंने एक बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट को देखा है. सो ये बेसिकली क्या है, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग है. सो जब ये चीज़ ज़्यादा होती है, हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग ज़्यादा होती है, तो लर्निंग जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यू आर एक्सपीरियंसिंग सर्टेन थिंग. आप थ्योरी पर कब तक काम कर लोगे. जैसे अगर आप मास्टर्स भी करने जाओगे तो वहाँ पर भी आपको क्या है, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप वगैरह के लिए बोला जाता है, स्कूल में बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड यू आर गोइंग विथ. ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी बुक्स तो आपने बहुत पढ़ ली, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो वो चीज़ टोटली डिफरेंट है. जैसे मैंने ना एक केस, मैं जब इंटर्नशिप में थी तब कुछ केसेस ऐसे आए जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे कि ये कौन सी दिक्कत है. ठीक है, आई वॉज सिटिंग ऑन द मेन टेबल एंड आई वॉज नॉट एबल टू
आइडेंटिफाई दैट दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया इवन दो आई हैव रेड अबाउट इट, ठीक है, मैंने उसके बारे में पढ़ रखा था बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, ठीक है। इट हैपन्स मेनी टाइम कि कुछ ना ऐसा डिफरेंट आता है। अब वहीं पर एक पर्सन जो हमारे साइकेट्रिस्ट थे उस टाइम पे, HOD थे साइकेट्री में, सो वो आते हैं, उनको ऑलरेडी 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और वो आते ही ये चीज़ बोल देते हैं, ओह इट्स स्किज़ोफ्रेनिया, नथिंग एल्स। सो दिस इज एक्सपीरियंस दैट पीपल लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। उनके पास शायद से पहले से बहुत ऐसे केसेस उन्होंने देखे होंगे, ठीक है, उन्होंने शायद 2, 5, 4, 10 पता नहीं कितने केसेस ऐसे देखे होंगे स्किज़ोफ्रेनिया के, लेकिन हो सकता है मैंने वो केस नहीं देखे थे, तभी मेरे को चीज़ समझ नहीं आई कि स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन अगर अब कभी आगे जाके सिमिलर चीज़ अगर मैं फेस करूँगी तो मैं वो चीज़ समझ पाऊँगी, ठीक है। सिमिलरली एक सीवियर डिप्रेशन का हमारे पास केस आया था, द पर्सन वॉज नॉट एबल टू वॉक। अब अगर कोई एक ओल्ड एज पर्सन है एंड नॉट एबल टू वॉक, सो इट्स क्लियर वी विल कॉल इट पार्किंसंस, ठीक है, हम सीधा सीधा पार्किंसन का डायग्नोसिस उसे देंगे, लेकिन वो पार्किंसन नहीं था, ठीक है। वन ऑफ द अदर साइकेट्रिस्ट वॉज ऑल्सो मतलब वॉज ऑल्सो गिविंग मेडिकेशंस टू हर फॉर द पार्किंसंस, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि when she came for the first time with this thing, even I considered it as a Parkinson disease. I hold her hand और उसको जो मैं अपने कैबिन में लेके आई और उसको सेम वही चीज़ बोली थी कि हाँ भाई शायद से ना पार्किंसन है, ठीक है। लेकिन जो हमारे ऊपर जो थे हमारे डायरेक्ट क्या कहते हैं HOD जो थे हमारे सेक्रेटरी के, उन्होंने बोला इट्स नॉट पार्किंसन, इट इज़ डिप्रेशन, इट इज़ सीवियर डिप्रेशन, दैट ये पर्सन जो है ये चलना तक भूल गई है, इट इज़ अ सीवियर केस ऑफ डिप्रेशन। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि जो पार्किंसंस के उसके मेडिकेशन उस टाइम से चल रहे थे उससे कोई फ़र्क नहीं आया, डिप्रेशन के जो उनको बेसिकली मेडिकेशन प्रोवाइड करा गया, नेक्स्ट टाइम जब वो पर्सन आई शी वॉज एबल टू वॉक बाय हर सेल्फ, वो खुद चल पा रही थी। सो आई वॉज इन शॉक, मेरे सामने ही मैंने 3-4 महीने जो भी काम किया मैंने उसी में ये डिफरेंस देखा कि वो अब चल पा रही है। सो इट वॉज नॉट पार्किंसन, इट वॉज डिप्रेशन। सो अगेन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात है कि जब तक आप चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप एक्सपेरिमेंटेशन पे हैंड्स नहीं अपने रखोगे, तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। सो ये था आपका एग्जाम्पल एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है दैट विल बी ऑन द थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम लेक्चर। आई एम रिकॉर्डिंग इट करंटली, बट आपको वो जल्द ही मिल जाएगा। अभी मैंने लर्निंग के बारे में आपको समझा दिया, लर्निंग क्या होती है, कैसे काम करती है, किस तरीके से इसके थॉट्स जो हैं अलग अलग स्कूल इसे किस तरीके से देखता है, वो सारा बता दिया। अब हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है वो आगे करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।